चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम वादा किए थे पिछले वीडियो में कि हम लोग वर्ल्ड वार 2 में मिलेंगे। तो आकर मैं आज फिर वर्ल्ड वार 2 का वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे शोर आपको मिलेगा। यहाँ पे बगल में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे बहुत सारी प्रतिध्वनि आप लोग को सुनाई दे रही होगी। लेकिन प्रतिध्वनि का आप लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान मेरे बातों पर देना है, क्योंकि वो चीज़ तो आपके साथ होना ही होना है एक न एक दिन। और ऐसे पार्टियों में एंजॉय तो बहुत किए होंगे, लेकिन ये जो क्लास है जो आपका चल रहा है, वो क्लासेस जो है हमेशा नहीं चलेगी। और इससे भले ही जीवन बदलेगा, और उससे जीवन जब बदल जाएगा तो वैसा मौका आपके जीवन में बहुत सारा आएगा। इसलिए जो पार्टी की जो आवाज़ आ रही है, जो शादी की जो म्यूजिक है, उस पर ध्यान न दे करके मेरी आवाज़ पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। आपसे नम्र निवेदन है। बच्चों, हम लोगों ने पिछला बार बात किया था वर्ल्ड वार 1 के बारे में, जो कि कितना विध्वंसकारी युद्ध था, जिसमें विश्व के सारे देशों ने लगभग 50-60 देशों ने क्या किया था, उसमें भाग लिया था। और भाग लेने के बाद इतना भीषण युद्ध था कि लगभग 3 से 4 करोड़ जो जनसंख्या थी यूरोप की, वो ख़त्म हो गई। और क्या क्या कारण थे उसके, विश्व युद्ध के, पहले विश्व युद्ध के, और क्या क्या उसका प्रभाव था, ये हम लोगों ने वीडियो में जाना। ये वीडियो जो है वर्ल्ड वार 1 का अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 आखिर हुआ क्यों? 1914 से लेकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। तो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके जस्ट बाद 1920 में एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका मेन काम था पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना, और फ्यूचर में ऐसा युद्ध न हो पूरे कंट्री में के बीच में, उसको युद्ध को रोकने के लिए संस्था बनाई गई थी, जो संस्था विफल हो गई। और महज 20 सालों के अंदर में इस संस्था के रहते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो विफलता के, जो लीग ऑफ नेशन के विफलता के बहुत सारे कारण थे। उसके अपने सैन्य व्यवस्था नहीं थी, और जो देश के जो टॉप अच्छे जो कंट्री थे उस समय, वो उसमें भाग भी नहीं लिए, उनमें भागीदारी भी कम थी, और लीग ऑफ नेशन पे उतना विश्वास लोगों को था नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जब वर्ल्ड वार 2 जो पढ़ते हैं, ये वर्ल्ड वार 2 जो चैप्टर है वर्ल्ड वार 1 के साथ ही है, क्लास 9 बिहार बोर्ड के चैप्टर 4 में इतिहास के। तो दोनों एक ही साथ पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको मैंने 2 वीडियो में स्प्लिट कर दिया। वर्ल्ड वार 1 पहले बता दिया, वर्ल्ड वार 2 अभी लेके आया हूँ। तो वर्ल्ड वार 2 में इसको वर्ल्ड वार 2 नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि इससे पहले एक युद्ध हो चुका था। तो इसको द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक, यानी कि 1 सितंबर 1939 से लेकर के 1945 तक युद्ध चला। और ये युद्ध ख़त्म कब हुआ? जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, तब ये युद्ध जाकर के ख़त्म होता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को उस पर एटॉमिक बम का हमला हो जाता है अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जो है जापान आत्मसमर्पण कर देता है और युद्ध की समाप्ति हो जाती है। पूरा घटनाक्रम हम लोग देखेंगे, पूरा कारण देखेंगे, इसका प्रभाव भी देखेंगे कि कितना पहले वाले विश्व युद्ध से कितना खतरनाक था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस युद्ध का चर्चा करें कि एक कहानी जो है वो आपको हम सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आई बिलीव दैट हिस्ट्री कैन ओनली बी रिमेंबर्ड बाय द स्टोरीज, एंड स्टोरीज गिव अ क्लियर विजुअल ऑफ एनी इवेंट्स इन द हिस्ट्री। तो एक कहानी है, तो बहुत सारे इतिहासकार इसको मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। आप लोगों ने देखा कि एक गोली चलने से, यानी कि ब्लैक हैंड ने आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी साराजेवो में, जो कि बोस्निया की राजधानी था। वहाँ पे हत्या, एक गोली चला देने से उसकी मौत हो जाती है, उसकी पत्नी भी मर जाती है, और उसके कारण वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है। तो एक गोली चल जाने से वर्ल्ड वार 1 हो गया। अब देखिए, एक गोली नहीं मारने से क्या होगा। एक ऐसी कहानी है, जो वर्ल्ड वार 1 का लास्ट हो रहा था, तो जर्मनी और ब्रिटेन जो है सीमा पर लड़ रहे थे। तो उसी दौरान हेनरी टेनी नाम का एक ब्रिटिश सैनिक था। वो ब्रिटिश सैनिक जो था युद्ध में लड़ाई कर रहा था, और बहुत सारा बमबारी होने के कारण कुछ चीज़ से दिख नहीं रहा था साफ साफ। तो अचानक क्या देखता है, जर्मनी की साइड से एक सोल्जर होता है। वो थोड़ा सा घायल रहता है, और घायल रहने की वजह से वो थोड़ा सा लंगड़ा भी रहा होता है।
तो हेनरी टेंडी अपना जो है पूरा पॉइंट ले लेते हैं कि उसको उड़ा देना है, लेकिन वो जो मतलब सोल्जर था वो बहुत ही विनम्र स्थिति में माफ़ी की गुहार मांगता है। ऐसा लगता है उसके चेहरे से कि भाई हमें छोड़ दीजिए, मैं बहुत घायल हूँ। तो हेनरी टेंडी के अंदर जो इंसानियत थी वो जग जाती है और उस सैनिक को जाने देते हैं और कुछ देर बाद वो सैनिक चला जाता है। जब हेनरी टेंडी की मृत्यु जब हो रही थी तब तक उनको ये पछतावा रहता है। किस लिए पछतावा रहता है कि जब वो सुनते हैं वर्ल्ड वार 2 किसकी वजह से हुआ और उसका नाम वो सैनिक और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर रहता है। तो वही एडोल्फ हिटलर जो है जिसको छोड़ा था हेनरी टेंडी ने, वही क्या करता है, उसी कारण से वर्ल्ड वार 2 हो जाता है। इसीलिए हेनरी टेंडी को मरने तक अफसोस रहता है कि काश मैंने वो गोली चला दी होती, वो मर गया होता तो वर्ल्ड वार 2 जैसा विध्वंसकारी युद्ध दोबारा न देखना पड़ता। ठीक है, तो ये कहानी है, ये एक बिलीफ है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल मानता है, इसलिए मैंने आपको बताया इस कहानी के माध्यम से। तो एक गोली छूटी तो विश्व युद्ध हो गया पहला, और दूसरी गोली न छूटने से दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो आप लोग समझिए, क्योंकि कहा भी जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं पहले हिटलर के बारे में। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष ही पढ़ना है, और मेन जो है वही पढ़ना। आप लोग को थोड़ा सा हम बैक में ले जाते हैं। हुआ क्या कि 1918 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। 1920 में लीग ऑफ नेशन बना, ठीक है ना। 1929 तक ठीक वैसी सब माहौल चल रहा था। बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी वर्साई की संधि के कारण, तो जर्मनी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। 1920 में लोन लेकर के अमेरिका से जर्मनी बहुत सारा काम कर रहा था, इंडस्ट्री बना रहा था, अपना जो अर्थव्यवस्था चला रहा था। 1920 से लेकर 1930 के बीच में जो अमेरिका को जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट जो है वो गिर जाता है बुरी तरह से, और पूरी तरह से अमेरिका में बेरोजगारी हो जाती है ना। 25 करोड़ लोग जो होते हैं अमेरिका में बेरोजगार हो जाते हैं। तो पूरा बैंकरप्ट हो जाता है अमेरिका, और अमेरिका लोन प्रोवाइड कर रहा था जर्मनी को। अब जर्मनी को बहुत सारा लोन अमेरिका दे रखा था, तो उसको बोल रहा था कि भाई मेरा पैसा वापस करो। अब जर्मनी वापस कहाँ से करता, उसके पास पैसा था नहीं, क्योंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो इसीलिए क्या कर दिया, जर्मनी ने बहुत सारा नोट प्रिंट कर दिया। तो बहुत सारा नोट प्रिंट करने का वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो वहाँ पे सामानों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, सामानों के दाम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 60 करोड़ लोग उस समय बेरोजगार हो गए जर्मनी में। यानी एक ब्रेड का टुकड़ा लाने के लिए भी ठेला भर करके पैसा ले जाना पड़ता था, जो जर्मनी के पैसा था, तो भी ब्रेड नहीं मिलता था। इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। अभी हाल फिलहाल वेनेजुएला में और हाल फिलहाल में श्रीलंका में आप लोगों ने करंट न्यूज़ जो है वो देखे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हिटलर का एक और कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा हिटलर के हम लोग थोड़ा सा जीवनी पर चलते हैं। आखिर हिटलर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हिटलर के वर्ल्ड वार 2 तो संभव नहीं है, इसलिए हिटलर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये भाई साहब हिटलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिटलर जो था ये पैदा हुआ ऑस्ट्रिया में, है ना। ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, लेकिन इसका जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा जर्मनी से था। ठीक है, तो बचपन में बड़ा शरारती था और बहुत ही धार्मिक स्वभाव का लड़का था। इसको अपने पिता से नहीं पड़ती थी। इसकी माँ भी थी, पिता भी थे। तो जब ये 7 साल का था, इसके पिताजी जो स्वर्गवासी हो जाते हैं। बाद में कुछ दिन बाद इसकी जो हिटलर की जो माता श्री होती है, वैसे हिटलर 4 बच्चों में सबसे छोटे थे और 3 बेटे उनके ऐसे ही किसी कारणवश मर गए थे। तो हिटलर एक लौता बेटा था अपनी माँ का, इसलिए माँ का बहुत प्यारा था, पिता से बनती नहीं थी। पिता की तीसरी शादी हुई थी हिटलर की माँ से। तो इस प्रकार से हिटलर क्या करता है, 7 साल में जब ये इसके पिताजी चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद इसकी माँ चली जाती है, ये बेचारा हो जाता है
बेरोजगार बहुत तरह का काम करता है, मजदूरी करता है, मतलब पूरे जर्मनी में जा कर के तरह तरह का सामान बेचता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है, सेल्समैन का काम करता है, बहुत सारा काम करता है। वैसे इसका मन बनने का, क्योंकि जब बचपन में था तो ये पादरी के साथ जाता था चर्च में, और चर्च में जा कर के वो प्रेयर करना इसको बहुत पसंद था, तो पादरी बनना चाहता था ये, लेकिन कहाँ से कहाँ ये तानाशाह बन गया। ठीक है, तो हिटलर क्या होता है कि इसी दौरान इसको ना जर्मनी में क्या होता है कि बहुत दुख झेलना पड़ता है, और इसी दौरान स्ट्रगल के दौरान इसको यहूदी लोग से बहुत नफरत हो जाता है। ठीक है, तब हिटलर क्या करता है, वहाँ पर ये शिफ्ट होकर चला जाता है, कहाँ पर आपको म्यूनिख में चला जाता है, और वहाँ पर जर्मनी में जा कर के वहाँ पर फ़ौज में एप्लीकेशन डालता है कि भाई हमको फ़ौज में भर्ती होना है, और अंतोगत तो ये फ़ौज में भर्ती हो जाता है। जब ये भर्ती हो जाता है तो उस समय वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, तो बहुत सारा क्या करता है ये देश प्रेम तो था ही इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ, तो जर्मनी के लिए बहुत सारे युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़ता है, और बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद इसको बहुत सारा गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हिटलर जो होता है वर्ल्ड वार 1 के समय घायल हो जाता है। आपको मैंने पहले बताया था क्यों घायल होता है। ठीक है, तो बॉम्ब के फूटने से बहुत सारा धुआं गैस निकलता है, उसके कारण ये घायल हो जाता है इसकी, और ये जब घायल होता है तो ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। ठीक है, आकर के जर्मनी के हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उसका यहाँ इलाज चलता है। तो इलाज चलता है, उसके बाद जब इसको होश आता है तो ये पूछता है डॉक्टर से, उस समय युद्ध चल ही रहा था, युद्ध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, तो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसा बात है कि तुम्हारी आंखों पर धुआं का जो है, गैस का जो असर पड़ा है, और तुम जो है सही तरह से देख नहीं सकते हो, और हो सकता है कि जो तुम्हारी बीमारी है वो परमानेंट रह जाए, तुम कभी नहीं देख सकते हो। तो हिटलर पूरा एकदम गुस्सा आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत सपना देखा है अपने जर्मनी को आज़ाद कराने के लिए, जर्मनी को यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री बनाने के लिए, और मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति जो है वही तुम्हें जो है इस प्रॉब्लम से उबार सकती है, और इतना इच्छा शक्ति या मिराकल हो गया कि हिटलर का क्या आ गया, आई साइट आ गया, और वो देखने, और क्या हो गया, वो फिट फाट हो गया, और जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तब तक क्या हो जाता है वहाँ पे 1919 में, ठीक है 1919 में वर्साई की संधि तब तक हो जाती है। ठीक है, और युद्ध भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वर्साई की संधि के बारे में सुनता है, उसे बहुत दुख होता है, और दुख होने के बाद वो एक पार्टी में ज्वाइन कर देता है, जो लोकल पार्टी वहाँ थी उस पार्टी में ज्वाइन कर जाता है, और उस पार्टी में ज्वाइन करके क्रांतिकारी गतिविधियाँ वो करने लगता है। ठीक है, इस तरह से हिटलर का थोड़ा सा हिस्ट्री है। फिर आगे बढ़ते हैं, उस जब पार्टी में जब चला जाता है 1929 तक 30 तक कुछ नहीं होता है, उसके बाद फिर 1920-29 आ गया, 30 आ गया, हिटलर पार्टी में काम करता है। धीरे धीरे पार्टी का नाम वो क्या रख, जिस पार्टी में था उस पार्टी को बदल करके वो लीडर बन जाता है, और उस पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख देता है। उससे पहले क्या करता है वो, वहाँ पर मतलब कि जर्मनी में एक बार वहाँ पर तख्ता पलट करने की कोशिश करता है अपने नाजी पार्टी के कुछ ग्रुप के साथ, लेकिन क्या होता है देशद्रोह के आरोप में उसे 5 साल की सज़ा हो जाती है। ठीक है, 5 साल की सज़ा हो जाती है, और 5 साल की जब सज़ा हो जाती है, और उसी जेल में जब वो रहता है तो 9 महीने में उसको आज़ाद कर दिया जाता है। उससे पहले 9 महीने में वो अपनी किताब लिख डालता है। उस किताब का नाम था मेन कैंप नाम की किताब लिख देता है। उसमें आत्मकथा, वो जर्मनी को लेकर के उसका क्या विज़न था उस किताब में लिख देता है, और अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ वो किताब में लिख देता है, और जर्मनी को कितना वो अच्छा से बनाना चाहता है। उसके बाद वर्साई की संधि में जो अपमानजनक हुआ है वो चीज़ का बदला लेगा, और जो घृणा के दृष्टि से जर्मनी को देखता है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जर्मनी के ऊपर उस सब का बदला लेगा। वही हिटलर जो अपनी किताब में लिखता है, उसका किताब बाहर जाता है, जनता उसके पक्ष में आ जाती है, इसीलिए अब जेल से उसको 9 महीने में मात्र छोड़ दिया जाता है, और एक साइन करता है गवर्नमेंट के साथ कि फ्यूचर में फिर कभी तख्ता पलट करने की कोशिश हिटलर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हिटलर को छोड़ दिया जाता है। अब हिटलर क्या करता है, जगह जगह पर क्रांति करना शुरू कर देता है। जगह जगह पर क्या करता है, ओजस्वी भाषण देता है। एक और बात है, हिटलर वाज अ गुड ओरेटर, वो बहुत अच्छा वक्ता था, और अपने ओजस्वी भाषणों से जनता का मन मोह लेता था। तो इस तरह से वो भयंकर भाषण देता है, और भाषण देने के बाद पूरी जनता
वो छोटा सा पार्टी जो होता है एक बहुत बड़ा पार्टी बन जाता है और सारे लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं और सबको लगने लगता है कि हिटलर जो है जर्मनी को हर समस्याओं से निकाल देगा, ये यहाँ का मसीहा है। लोग मसीहा मानने लगते हैं उसको, उसके भाषण को समझ करके। तब तक उसकी क्रूरता लोगों के सामने नज़र नहीं आई थी, तब तक वो बहुत फेमस हो जाता है। उसके बाद चुनाव होता है, पहला चुनाव होता है 1932 में चुनाव होता है पहला, ठीक है। उसकी पार्टी चुनाव लड़ती है लेकिन उसको 29% वोट मिलता है, वो चुनाव हार जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको जो है चांसलर का पद मिल जाता है 1933 में। 1933 में फिर एक चुनाव होता है 1933 में प्रेसिडेंशियल चुनाव, तो उसमें उसको 37% वोट मिलता है और वोट मिलने के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसको चांसलर का पद दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है एक चांसलर वहाँ का। और इसके मरने के बाद, प्रेसिडेंट के मरने के बाद, और प्रमुख का यानी चांसलर का और मिनिस्टर का यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का दोनों पद जो होता है हिटलर ले लेता है और पार्लियामेंट में आग लगवा देता है। और पार्लियामेंट में आग लगा करके वहाँ जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी था उसको बैन कर देता है, संविधान को ख़त्म कर देता है और एक कानून पास करके क्या करता है, जर्मनी को जर्मनी के अंदर तानाशाही की स्थापना कर देता है और जर्मनी का वो टोटलिटेरियन यानी अधिनायकवाद व्यवस्था लागू कर देता है और जर्मनी का वो डिक्टेटर बन जाता है। और यहाँ से उसकी कहानी जो होती है वो शुरू होती है, ठीक है। तो इसके बाद इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम और सा कारण को देख लेते हैं कि और कौन कौन से कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने वाली वैसे कौन कौन से कारण थे। तो पहला कारण है आप लोग का वर्साई की अपमानजनक संधि। इस संधि के बारे में आप लोग को बताए थे कि वर्साई के संधि में क्या हुआ था कि इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस इन लोगों ने क्या कर दिया था, जर्मनी को 1 लाख सेना रखने के लिए कहा था। उसके बाद हथियार नहीं बनाएगा, पनडुब्बी नहीं बनाएगा, ठीक है। तरह तरह का इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दिया। $6 अरब का इस पर जो था सोना के रूप में फ्रांस को देना था, इस सोना के रूप में पैसा। उसके बाद इसका बहुत सारा भूभाग, लगभग 30% भूभाग जो था, 30% भूभाग अलग अलग देशों ने बांट लिया था। कुछ जो भाग था पोलैंड ने ले लिया, कुछ रसिया ने ले लिया, कुछ फ्रांस ने ले लिया, कुछ ब्रिटेन ने ले लिया। तो बहुत सारा भाग इसका बांट लिया गया था आपस में। तो बहुत कुछ जो था इसका छीन लिया गया, है ना। इसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर बना देगा, पंगु बना दिया गया इसको, कि मतलब फ्यूचर में जाकर के ये दोबारा खड़ा हो ही नहीं सके। ऐसा अपमानजनक संधि जर्मनी के ऊपर थोपा गया और वार का इसको क्या बनेगा, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। तो ये जो अपमानजनक संधि ज़बरदस्ती मजबूरी में साइन करना पड़ा क्योंकि जर्मनी के पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। तो ये संधि का बदला लेने के लिए, वर्साई के संधि का बदला लेने के लिए जो तो था, हिटलर जो था बोलता है कि मैं अपने युवाओं को बोलता है कि इस वर्साई की जो अपमानजनक संधि है जैसे उन लोगों ने करवाया है साइन, वैसे मैं भी वर्साई की संधि का बदला लूँगा उन देशों से, मतलब कि हार का स्वीकृति पर साइन करा करके। अब है तानाशाही शक्तियों का उदय। तो वर्साई की संधि के बाद तानाशाही, तो तानाशाही मतलब होता है कि 2 जगह पर, एक इटली में बेनिनो मुसोलिनी, भुट्टो में मुसोलिनी था, यानी कि मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद की स्थापना की और जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना। ये दोनों क्या थे, अधिनायकवाद थे, यानी कि डिक्टेटर थे। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या कर दिया, पूरे व्यवस्था को चौपट कर दिया, सारा सिस्टम चौपट कर दिया, सारा मोनार्की रूल ख़त्म कर दिया, सारा रिपब्लिक ख़त्म कर दिया और सर्वे सर्वा बन गया, डिक्टेटर बन गया, यानी कि जो ये कहेगा वही होगा, ठीक है। तो इस तरह से तानाशाही शक्तियों का उदय हो गया। अब है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। ये पहले विश्व युद्ध में भी फेमस था कि साम्राज्य को लेकर के, अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए यूरोप में लड़ाई चल रहा था। तो अब जो जर्मनी का जो एक थिंकिंग था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्षेत्र कैप्चर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स हमारे देश के अंदर आएगा और जितना नेचुरल रिसोर्स आएगा उतना रहने की जगह लोगों को मिलेगा। उससे क्या होगा कि रिसोर्स भी आ जाएगा और हमारा एरिया में लोगों की रहने की जगह भी मिल जाएगी, ठीक है। इसको विस्तारवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति कहा जाता है। तो वैसे यूरोप के जो जितने पावरफुल देश हैं सारे साम्राज्यवाद के लिए आपस में लड़ रहे थे और नए नए क्षेत्र को कब्जाने के लिए आपस में भिड़ जाते थे। और ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा, जड़ जोरू और ज़मीन, ये तीनों जो है बहुत बड़ा युद्ध करा देता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ज़मीन जो है कल भी विषय था लड़ाई का, आज भी विषय है लड़ाई का। हम लोग के गाँव मोहल्ला में भी
ज़मीन का विवाद आप लोगों ने कहीं कहीं कोर्ट कचहरी या बगल में देखा ही होगा। ठीक है, उसके बाद है यूरोपीय गुटबंदी। यूरोपीय गुटबंदी आप लोग को पहले भी पढ़ा, वर्ल्ड वार 1 में था कि बहुत सारे देशों ने आपस में गुटबंदी कर रखा था। तो 2 गुट में बचा हुआ था पूरा, मतलब कि पूरा आपका वर्ल्ड। आपको देख लीजिए, एक ग्रुप है उसको घुड़ी राष्ट्र बोलते हैं, एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान ये था। इसके साथ भी बहुत सारे देश थे। ठीक है, जो मेन कंट्री था उसका नाम लिखा हुआ। एक गुट था मित्र राष्ट्र, जिसको एलाइड पावर कहा जाता है। उसमें फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, ये सारे देश थे। ठीक है, इसमें ये सारे देश थे। तो इन लोगों में आपस में संधि थी, इन लोगों में आपस में संधि थी। तो इस प्रकार से क्या था, यूरोपीय गुटबंदी हो रखी थी और सब चाहता था कि दोनों के बीच में गैप बना रहे। ठीक है, और आपस में अगर कोई देश फ्रांस, इनमें से कोई फ्रांस पे हमला करेगा तो सारे देश मिलकर के इस पे हमला कर देंगे। इस तरह का इन लोगों के बीच में संधि हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह का 2 गुट था, एक था एलाइज पावर, एक था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था। एलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस था। ठीक है ना। तो अमेरिका जो है दोनों वर्ल्ड वार में बाद में आया है, तो इसको जो है बाद में हमेशा ही आया है। ये अपनी मर्जी से इसको लाया गया है, तब ये आता था अमेरिका। बोलता था अमेरिका क्या कि तुम युद्ध शुरू करो, हम युद्ध ख़त्म करने तो आएंगे ही। ठीक है ना। और इससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हथियार की होड़। हथियार तो भाई बहुत सारे देश बना रहे थे, और इतने जो पहले विश्व युद्ध में जो हथियार का यूज़ हुआ था, उससे खतरनाक हथियार सेकेंड वर्ल्ड वार में बन गया था। यानी कि पहले वर्ल्ड वार के बाद देश जो सोचे थे कि हम लोग के पास हथियार की कमी है, तो उन लोगों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया, और हथियार बनाने की बहुत सारी फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। वेपन्स बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए, पनडुब्बी बनाया, है ना, रॉकेट्स बनाया, उसके बाद क्या उसको बोलते हैं, जेट बनाया, उसका परमाणु हथियार बनाया। तो इस तरह का जो है हथियारबंदी सबके पास हो गया, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत नए नए प्रकार का हथियार जो था वो बनने लगा। ठीक है। तो उसके बाद है विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। तो विश्व आर्थिक मंदी हम बताए थे 1929 में आया था, जो अमेरिका में विश्व मंदी आया था। उससे क्या हुआ, जर्मनी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और जर्मनी का ही क्या पूरे यूरोप का हालत ख़राब हो गया था विश्व आर्थिक मंदी के द्वारा। बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, महंगाई चरम सीमा पे थी, जनता सिर्फ त्राही त्राही कर रही थी, और इसी त्राही त्राही का फ़ायदा उठा करके जर्मनी में हिटलर बोलता है कि इस सारे जर्मनी में जितना जो आर्थिक मंदी का कारण बेरोजगारी और महंगाई का जो भोग रहे हो, वो सब किसके, इसके वर्साई की अपमानजनक संधि के कारण। और इस समय वर्साई की संधि जो किए थे वो वेमर रिपब्लिक था, जो नई नई बनी हुई सरकार थी। तो वेमर रिपब्लिक को दोषी ठहराता है, और यहूदियों को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि वेमर रिपब्लिक में ज़्यादा लोग यहूदी ही थे। ठीक है। तो इस तरह से आर्थिक मंदी का फ़ायदा उठा करके, लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके हिटलर क्या करता है, लोगों पर शासन करना, लोगों का विश्वास जीत लेता है, और जीतने के बाद वहाँ का बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। ठीक है। उसके बाद 1935 तक वो क्या था, हिटलर वाज द पिनाकल ऑफ हिज पावर। हिटलर वाज द पिनाकल ऑफ हिज पावर, मतलब हिटलर जो था 1935 तक अपने शक्तियों के चरम सीमा पे था, है ना। मतलब समझता था कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं अभी पूरे यूरोप में, और वो महत्वाकांक्षी बहुत होते जा रहा था दिन पर दिन। जितना जितना पावर उसका बढ़ रहा था, उतना महत्वाकांक्षी होते जा रहा था। तुष्टीकरण की नीति। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हिटलर का पावर बढ़ रहा था, ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों चुप थे। वो चुप इसलिए थे क्योंकि वो चाह रहा था कि ये जो है हिटलर जो है वो क्या करेगा, साम्यवाद जो रसिया में चल रहा है उसको ख़त्म कर देगा, और हम लोग को ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। अगर सही समय पर हिटलर को रोक लिया जाता, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं अपनाई जाती, चुपचाप ना देखा जाता, तो हो सकता था वर्ल्ड वार 1 पहले ही रोका जा, वर्ल्ड वार 2 पहले ही रोका जा सकता था। लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस क्या करता है, शांत रहते हैं, हिटलर अपना काम करते रहता है, मुसोलिनी अपना काम करते रहता है। बाद में उसके बाद है म्यूनिख समझौता। तो यूगोस्लाविया का बंदरगाह, यूगोस्लाविया का तेल उत्पादन वाला जो क्षेत्र है, वो हिटलर डिमांड करता है कि हमको चाहिए। ठीक है। तो यूगोस्लाविया फिर फ्रांस से और इंग्लैंड से बात करता है। ठीक है। उसके बाद म्यूनिख समझौता होता है, म्यूनिख जगह है उसमें समझौता होता है, और उसमें जो यूगोस्लाविया है मान जाता है, और मानने के बाद
1935 में फिर क्या करता है 38 में, सॉरी 1938 में म्यूनिख समझौता के बाद स्टूडलैंड नाम का एक जगह था, उस पर कब्जा कर लेता है और बाद में पूरे यूगोस्लाविया पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद है राष्ट्र संघ की विफलता। आपको पता होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन बना था, जिसको राष्ट्र संघ बोला जाता है, और राष्ट्र संघ इतना पावरफुल नहीं था कि वर्ल्ड वार 2 को रोक सके। ठीक है, तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण का मतलब है कि इस कारण को डिटेल में समझते हैं कि हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड नहीं था। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 के बाद पोलैंड का निर्माण हुआ, रसिया और जर्मनी के बीच में पोलैंड, यानी उधर का जो पोलैंड था, ऊपर का पोलैंड वो रसिया के पास था, नीचे का पोलैंड इसके पास था। तो सबसे पहले उसने बोला कि पोलैंड ने भी जर्मनी का बहुत सारा जगह ले लिया था, तो उसने अपनी जगह को वापस मांगना चाहा और इधर रिहाइनलैंड पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो 35-38 के समय में तो तत्कालिक कारण क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, जो सजा पाए हुए, मृत्युदंड पाए हुए कुछ सैनिकों, ये सोच रहा था क्या कि पहले हम अटैक ना करें। तो हिटलर क्या करता है, एक चाल चलता है। चाल क्या चलता है कि ये क्या करता है, पोलैंड के सेना के कपड़ों में कपड़ा पहना करके, सैनिक का जो ड्रेस होता है वो पहना करके बहुत सारे सैनिक को बॉर्डर के उस पार भेज देता है और भेजने के बाद फायरिंग करवा देता है और सबको मार करके उसके बॉर्डर पर रख देता है। और ये मीडिया के द्वारा हल्ला करवा देता है कि पोलैंड ने क्या किया है, जर्मनी पे अटैक किया है और हम इनकाउंटर में उस पर अटैक करेंगे। ठीक है ना, तो इनकाउंटर में क्या करता है, उस पर अटैक करता है और सुबह सुबह जो होता है वो सुबह 4 बजे 1 सितंबर को वो क्या कर देता है, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, यानी कि जर्मनी जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद ही तुरंत पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण होता है और तुरंत उसके 1 महीने बाद फ्रांस और ब्रिटेन वो क्या कर देता है, जर्मनी के खिलाफ वार घोषित कर देता है। अब कुछ प्रमुख घटनाएं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आपको कारण बताएं कि क्या क्या कारण था विश्व युद्ध का। तो विश्व युद्ध का कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको डिटेल में आप लोगों को हमने बता दिया। उसके बाद प्रमुख घटनाएं। अब चलिए घटनाएं के बारे में बात करते हैं। घटनाओं में क्या हुआ कि सबसे पहले पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस वो क्या कर देता है, जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देता है। ठीक, उसके बाद जर्मनी का सपोर्ट करने के लिए इटली आ जाता है। ठीक है, और चूँकि अब देखिए, अब उस समय जो हिटलर था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, यानी कहा जाता है कि उसके पास 50 लाख सेना था। तो सबसे पहले वो जाता है ईस्ट में जाने के बाद वो नॉर्वे पे कब्जा कर लेता है, डेनमार्क पे कब्जा कर लेता है, कंप्लीट हो गया। पोलैंड पर पूरा कब्जा कर लेता है, मतलब हमला करके तो पोलैंड तक पहुंच गया, यानी कि आप रसिया के सीमा तक पहुंच गए उधर ईस्ट साइड में। वेस्ट साइड में वो बेल्जियम पर पहले कब्जा करता है और बेल्जियम पर कब्जा करते हुए पूरा फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। तो फ्रांस को अंत में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो फ्रांस इधर हो गया, पोलैंड हो गया, ऊपर जो है ऊपर भी कब्जा कर लिया, पूरा यूरोप का जो मिडिल पार्ट है उस पर पूरा जो है जर्मनी का कब्जा हो गया। अब ये सोचता है क्या, अब बारी है ब्रिटेन की। तो अब ब्रिटेन पर क्या करता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, मतलब अथी पानी से जो है समुद्र से क्या करता है, पनडुब्बी के माध्यम से लड़ाई करता है। ठीक है, फिर भी बहुत दिन तक 2-3 महीना तक लगातार युद्ध चलता है, लेकिन उतनी ज़्यादा सफल, क्योंकि ब्रिटेन भी पावरफुल था तो उसका भी एयरफोर्स और नेवी मजबूत था, इसका भी मजबूत था, तो बहुत दिन तक युद्ध चलता है लेकिन कोई निर्णायक बिंदु पर नहीं पहुँच पाता है। तब तक एक संधि किए हुए था रसिया के बीच में और जर्मनी के बीच में कि आप एग्रेशन नहीं कीजिएगा रसिया में। उस समय रसिया का जो मतलब कि प्रेसिडेंट था वो स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन बोलता है कि ये कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, हिटलर अच्छा दोस्त है, संधि हुआ है, लेकिन हिटलर जो होता है धोखेबाज था, वो धोखा दे देता है। अब वो सोचता है क्या कि चलो ब्रिटेन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इधर पहले रसिया पे कब्जा करते हैं। तो भैया रसिया पर कब्जा करने के लिए 15 लाख सेना लेकर के रसिया में घुस जाता है और रसिया में लगातार तोड़ते फाड़ते मारते उड़ते घुस जाता है अंदर तक और मॉस्को, ठीक है, मॉस्को तक जब पहुंच जाता है तब स्टालिन क्या करता है, अपना बागडोर संभालता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो हमारे अस्तित्व पर मतलब कि हमारा अस्तित्व ही मिटा देगा हिटलर। स्टालिन फिर क्या करता है, अपने पूरे रेड आर्मी की मदद से पूरा फोर्स को तैनात कर देता है और
रिटेलिएट करता है, और इतना भयानक रिटेलिएट करता है कि उस साइड से पूरा घसीटते हुए, दौड़ाते हुए, जर्मनी की सेना को हराते हुए आपको यहाँ बर्लिन तक लेके चला आता है। यानी इधर से ये घुस गया। तब तक क्या होता है कि ब्रिटेन भी, जब ये इधर युद्ध में व्यस्त था, तो ब्रिटेन भी अपनी सेना को लेकर के हवाई फायरिंग करते हुए वो भी क्या करता है, पहले फ्रांस को छुड़ा लेता है कब्जे से, और फ्रांस को छुड़ाने के बाद वो भी इस साइड से, दोनों तरफ से, इधर से ब्रिटेन और इधर से रसिया, दोनों इधर से आता है युद्ध करते हुए, और जर्मनी की सेना को हरा देता है। और हराते हराते लगभग 1945 आ जाता है। उससे पहले एक और घटना का बात कर देते हैं। ये सिर्फ लड़ाई यूरोप में ही नहीं चल रहा था, ये एशिया में भी चल रहा था। और जापान और इटली को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था ये सब मित्र राष्ट्रों की तरफ से, यानी कि जर्मनी के खिलाफ लड़ा था ये, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको कुछ मिला नहीं, इसलिए ये इस बार जर्मनी का साथ दिया। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, और जापान जो था थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर, इस सब पर कब्जा किए हुए था। मंचूरियन पर कब्जा कर लिया, चाइना पर कब्जा कर लिया। वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, वो रुकने वाला ही नहीं था। उसको तो लग रहा था कि वो पूरा जो है अलग साम्राज्य बना लेगा, पूरा एशिया पर ही कब्जा कर लेगा। लेकिन जापान एक बहुत बड़ा गलती कर देता है कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, बमबारी कर देता है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब आ जाता है गुस्सा अमेरिका को। ठीक है ना। तो अमेरिका भी क्या करता है, इस युद्ध में शामिल हो जाता है, कूद पड़ता है। किसकी तरफ से, इन लोग की तरफ से, मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका आ जाता है। आगे लास्ट में ये आता है कब, 1900 कब आता है, जब जापान क्या करता है, इसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। तब क्या करता है, अमेरिका युद्ध में कूद पड़ता है। ठीक है। अब जब फिर बैक में आते हैं, जब रशियन पावर इस साइड से, देखिए इधर है, एक मिनट, इधर है आपका रसिया, इधर है आपका जर्मनी, और इधर है आपका फ्रांस, और इधर है ब्रिटेन। तो यहाँ चलाया ब्रिटेन, जो चलाया ब्रिटेन आ गया, फ्रांस को आज़ाद करा लिया। आज़ाद कराने के बाद जर्मनी को यहाँ से धक्का मारते हुए आगे ले गया। यहाँ बीच में बर्लिन है, इधर से ये है मॉस्को से पूरा रेड आर्मी इधर से आके इन लोग को ऐसे रिटेलिएट कर रहा था। दोनों तरफ से सेना आई और यहाँ बर्लिन में इकट्ठा हो गए। बर्लिन में है ना 3 मीटर नीचे बंकर में कौन रह रहा था, हिटलर रह रहा था। ठीक है। हिटलर अब जान गया था कि अब जो है मेरा अंत निश्चित है। ठीक है। तो अंत निश्चित है। तो अब 1945 में फिर क्या हुआ कि हिटलर उस बंकर में अब समझ गया कि अब बर्लिन तक पहुंच गया है दोनों सेना, तो अब अगर मैं ज़िंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, और अपने सैनिकों को कह देता है कि मैं ज़िंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को दफना देना, जला देना। ठीक है ना, जला करके, और जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको कहीं पर दफना देना। होता क्या है कि 1945 में आपको अप्रैल में, शायद 1945 में ही, अप्रैल या मई के महीने में उस समय क्या होता है कि हिटलर अपने बंकर में था, और इवा ब्राउन नाम की एक लड़की थी, प्रेमिका थी, उससे विवाह करता है उसी बंकर में। और बंकर में विवाह करने के बाद रात का खाना खाता है, और खाना खा के दोनों रूम में चले जाते हैं। ठीक है ना। रूम में चले, बाहर एक पहरेदार रहता है, और फिर थोड़ी देर बाद 1 बजे रात में लगभग क्या होता है, गोली की आवाज़ सुनाई देती है, और हिटलर जो होता है अपने कनपट्टी पर बंदूक रख करके खुद को गोली मार लेता है। और इवा ब्राउन जो उसकी पत्नी नई शादी हुई थी, वो भी क्या करती है, जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार से दोनों को लाश को जला करके कहीं पे उधरी जगह पर कहीं पर गाड़ दिया जाता है, ताकि दुश्मन देश के हाथ न लगे। इस तरह से हिटलर जो होता है वो सुसाइड करके मर जाता है। अगले दिन अखबार में खबर फैल जाती है, इस तरह से जर्मनी आत्मसमर्पण कर लिया, यानी वर्ल्ड वार 2 अब ख़त्म होने वाला था। लेकिन जापान बाज नहीं आ रहा था। जापान जो था लगातार मतलब युद्ध में आत्मसमर्पण कर ही नहीं रहा था। तो अब क्या हो गया, रसिया जब इंटर कर गया वार में, तो भाई सबक सिखाने के लिए जापान को कि तुम शांत नहीं होगा, तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक हम रखे हुए हैं। तो स्पेशल टॉनिक जो है एक 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और एक 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 गो एटम बम गिराता है। ठीक है। और वो एटम बम इतना भयानक था जिसके प्रभाव आज तक देखे जा सकते हैं। पूरा निस्ता नुबा, मतलब कहने कि पूरा वीरान बना देता है दोनों शहर को। 3 से 4 लाख लोग एटंडम मर जाते हैं, और उससे निकलने वाली जो हार्मफुल जो किरणें हैं, उससे बहुत सालों तक लंगे लूले बहरे ये सब जो थे पैदा होते थे। यानी कि बहुत बुरा स्थिति हो गया था जापान का।
अब अंत में जापान के पास कोई रास्ता नहीं था और वो भी क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है 15 अगस्त को, ठीक है ना। 15 अगस्त को वो सरेंडर कर देता है, 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है और 15 अगस्त 1945 को ये जो विश्व युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये विश्व युद्ध जो था वो बहुत ही भयानक था पहले से, ठीक है। तो जापान का रूल बता दिए, जापान का एग्रेशन बता दिए, मुसोलिनी के बारे में। मुसोलिनी जब मुसोलिनी के इसी के नागरिक लोगों ने पीट पीट करके मार डाला, इसको पूरा नंगा करके, इसको जला करके, इसको काट करके, इसके मतलब बॉडी पे सब पेशाब कर दिया। इतना खतरनाक मौत मुसोलिनी का हुआ, उतना खतरनाक मौत हमने किसी का नहीं सुना था। अब पढ़िएगा मुसोलिनी के बारे में। तो इसी की जनता इसको मार देती है, जापान का पर बम गिर गया, हिटलर आत्महत्या कर लेता है, यानी सब ये जो थे वो पूरा कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह आपका पूरा वर्ल्ड वार जो का घटनाएं जो था पूरा वो ख़त्म हो गया कारण और घटना के साथ, ठीक है। अब जो है वर्ल्ड वार तो हो गया, वर्ल्ड वार 1 के 2 के बाद क्या हुआ, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ कि उसका परिणाम कुछ देख लेते हैं। परिणाम में सबसे पहला धन जन का भीषण संहार, यानी कि 6 करोड़ लोग का मर जाना आसान बात नहीं होता है। सबसे ज़्यादा 1/4 भाग जो पॉपुलेशन था रसिया का वो गायब हो गया। उसके बाद 2800 करोड़ रुपया सिर्फ जो था ब्रिटेन का नुकसान हुआ, 2800 करोड़ रुपया। तो फ्रांस का कितना हुआ होगा, जर्मनी का कितना हुआ होगा, ये आपको आकलन लगा सकते हैं कि कितना लाख करोड़ रुपया इस युद्ध में खर्च हो गया हथियार के पीछे, बम के पीछे, सैनिक के पीछे, खाना के पीछे, बहुत सारा चीज़ के पीछे, ठीक है। तो ये हो गया धन की हानि। जन यानी कि कितने सारे लोग मरे, 6 लाख लोग मरे, और कितने घायल हुए इसकी तो गिनती ही नहीं है, और कितने बाद में मरे उसकी भी गिनती नहीं है, तो उसी समय का आंकड़ा है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा भीषण था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही खतरनाक इसके आउटकम से निकले। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसा का नुकसान हुआ। औपनिवेशिक युग का अंत। अब क्या हुआ कि अब ब्रिटेन जो था बहुत सारे मतलब एशियन कंट्री पे अपना दबदबा बनाए हुए था, अपना कॉलोनी बनाए हुए था, तो सारे कॉलोनी धीरे धीरे आज़ाद होते चले गए। उसी में हमारा 45 में युद्ध खत्म हुआ और 47 में हम लोग आज़ाद हो गए, श्रीलंका आज़ाद हो गया, म्यांमार आज़ाद हो गया, बहुत सारा ऐसा कॉलोनी आज़ाद हो गया। और ये ब्रिटेन भी इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया था, है ना, कर्ज में डूबने के कारण वो अपना अब साम्राज्य किसी के ऊपर स्थापित रखने में असमर्थ था, यानी कि रूल करने में दूसरे देश पर वो असमर्थ था। इसीलिए साम्राज्यवादी व्यवस्था भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अफ्रीका में था वो भी ख़त्म हो गया, फ्रांस का बहुत सारा अफ्रीका में साम्राज्य था वो भी ख़त्म हो गया, सब कुछ। इटली का भी बहुत सारा साम्राज्य था वो भी ख़त्म हो गया। जापान ने बहुत सारे राज्य जीते थे, जैसे कि मंचूरिया जीता, वापस देना पड़ा, ठीक है। बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब जो था उसको वापस देना पड़ा, ठीक है। चाइना पे कब्जा किया था उसको वापस देना पड़ा जापान को, ठीक है। तो ये हो गया उपनिवेशवाद का अंत। उसके बाद है फांसीवाद शक्तियों का सामना। अब दोबारा से हिटलर आया, हिटलर का कहानी ख़त्म, आत्महत्या कर लिया। मुसोलिनी को जनता ने मार दिया, दोनों हिटलर का कहानी ख़त्म। आगे चल के फिर हिटलर वैसा कोई आया नहीं, ठीक है। उसके बाद है इंग्लैंड की शक्ति का कमज़ोर होना। इंग्लैंड में कहा जाता था, तो इंग्लैंड में ये कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूरज कभी डूबता नहीं है, इतना पावरफुल कंट्री था। 52 देशों में राज करने वाला इंग्लैंड वर्ल्ड वार 2 के बाद बिल्कुल कंगाल हो गया। और अभी की हालत में इंग्लैंड का उतना ज़्यादा कोई ज़्यादा इकोनॉमिकल हाईफाई नहीं देखने को मिलता है, पावरफुल कंट्री में नहीं गिना जाता है। हाँ, ठीक ठाक है, चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड उस समय पूरी तरह से कंगाल हो गया। और जो उसका अस्तित्व था वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 1 से पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में जो उसका पावर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। विश्व पटल पर उसका जो है कहानी ख़त्म हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका, और इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन की जगह पर और 2 वर्ल्ड पावर डेवलप हुए, एक रसिया और एक हुआ अमेरिका, ठीक है। तो 2, एक था कम्युनिस्ट सपोर्टर और एक था कैपिटलिस्ट सपोर्टर, और दोनों एक दूसरे के विचार से बहुत भिन्न थे, ठीक है। इस तरह से 2 वर्ल्ड पावर का जन्म हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद साम्यवाद का तेजी से विकास। तो सोवियत संघ की वजह से साम्यवाद बहुत सारे देश में फैला, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ये सब जगह पर फैला। चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पर ये सब फैला बहुत तेज़ी गति से, ठीक है। अब ये अमेरिका और यूएसए दोनों, अमेरिका और यूएसए दोनों के बीच में क्या चला था कि शक्ति का लड़ाई चल रहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बहुत सारा जो डेवलपिंग कंट्री था, एशियन कंट्री था, वो चला गया किसके सपोर्ट में,
सोवियत संघ के, यूरोपियन कंट्री चला गया अमेरिका के सपोर्ट में, और कुछ देश जो थे जैसे भारत जैसे देश, ठीक है, एशियन देश थे, वो सब किसी के सपोर्ट में नहीं आए और उन लोग कोई गुट में शामिल नहीं हुए। जब कोई गुट में शामिल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये आंदोलन नेहरू जी ने चलाया था, नेहरू जी ने, ये न इसमें शामिल होंगे ना इसमें शामिल होंगे, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। जर्मनी का विघटन हो गया। जर्मनी जो था पहले, मान लेते हैं कि जर्मनी आपको कहीं बना देते हैं, ये जो जर्मनी था, जर्मनी को बीच से बर्लिन के दीवार से घेर दिया गया। ये जो दीवार, बर्लिन का दीवार, इसको क्या कहा जाता है? बर्लिन का दीवार। बर्लिन का दीवार से इसको घेर दिया गया, ठीक है। इधर जो हो गया रसिया का कब्जा, इधर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा हो गया, ठीक है ना। इसको ईस्टर्न जर्मनी फेडरेशन, इसको वेस्टर्न जर्मनी फेडरेशन कहा जाने लगा। इस पर हो गया रसिया का कब्जा, इस पर हो गया फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा, ठीक है। बीच में बर्लिन का दीवार, जो कि ये दीवार जो था 1990 में जनता के द्वारा गिरा दिया गया और जर्मनी का फिर से विलय हो गया और ये फिर से इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, ठीक है। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति में क्या हुआ भाई? पेनिसिलिन का खोज हुआ, ठीक है। बहुत सारा जो था मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ। लोग घाव से मर जाते थे, इन्फेक्शन से मर जाते थे, वो चीज़ ख़त्म हुआ। रॉकेट का निर्माण हुआ, परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का, ठीक है। नए नए तकनीक का निर्माण हुआ। उसके बाद ब्लड से प्लाज्मा को निकालने का तकनीक अपनाया गया, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रगति बहुत ज़्यादा होने लगा उस समय, ठीक है। रॉकेट बना, मिसाइल फायर करने वाला, पनडुब्बी बहुत नए टेक्नोलॉजी का बना। तो वैज्ञानिक दृष्टि से आज भी वैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक प्रगति उस समय बहुत हुआ। अब लास्ट में क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन बना उसकी जगह पर क्या बना गया? यूएन बन गया। क्या बन गया? यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन बन गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बन गया 10 दिसंबर 1945 को मनाया जाता है। तो ये जो था यूनाइटेड नेशन बना, जो इसके पास अपनी सेना है। और यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे संगठन हैं, जैसे क्या है? ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद W2 है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का जो है ट्रेड कंट्रोल करता है। एक है WTO, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो यूएन के बारे में डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में, चाहे किसी लेक्चर में हम लोग यूएन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यूएन बना और यूएन क्या करता है? यूएन आज तक है, आज के डेट में भी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, बाकी ऑफिस जनेवा में बहुत सारा ऑफिस है। यूएन जो है अभी तक सक्षम है, ठीक ठाक है। बहुत सारे देशों में पीस कीपिंग जो है इसका सेना भेजे हुए हैं। इंडिया के भी बहुत सारे सैनिक पीस कीपिंग में हैं और अभी तक थर्ड वर्ल्ड वार को होने नहीं दिया है। और आशा करते हैं कि यूएन और स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग होने के बाद वर्ल्ड वार 3 कभी ना हो, ये ऐसा यूएन हम लोग मानते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वार 3 ना हो ऐसा हम लोग चाहते हैं, यूएन करे, वर्ल्ड वार ना होने दे। लेकिन एक बार जब वर्ल्ड वार 2 का जो इतना विध्वंसकारी प्रलय को देख करके आइंस्टीन ने कहा था कि वर्ल्ड वार 1 तो हमने देख लिया, वर्ल्ड वार 2 भी हमने देख लिया, लेकिन चौथा वर्ल्ड वार, तीसरे के बात नहीं किया। बोला आइंस्टीन ने कि चौथा वर्ल्ड वार जो होगा वो डंडों से और पत्थरों से लड़ा जाएगा। नहीं समझ में आया ना? हमको भी नहीं समझ में आया था। ये इसलिए कहा कि वर्ल्ड वार 2 तो देख लिए, लेकिन तीसरा जब वर्ल्ड वार होगा तो ये धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, कोई लोग बचेगा ही नहीं। और जो लोग बचेंगे छोटे छोटे, वो लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग स्टोन एज में चले जाएंगे, और स्टोन एज में चले जाएंगे और उस समय फिर साम्राज्यवाद के लिए लड़ाई होगा। तो उस समय हथियार रहेंगे नहीं, क्योंकि सारा हथियार तो नष्ट हो गया। तो लोग पत्थरों से और क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी से लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। आइंस्टीन ने ये परिकल्पना की थी। तो ऐसा न समाज है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार हुआ इसका मतलब है कि दुनिया ख़त्म, ठीक है। ये आइंस्टीन का कहना था। तो इस प्रकार से हम लोग देखा कि वर्ल्ड वार जो था 2 यूनाइटेड नेशन के बाद ख़त्म हो गया। वर्ल्ड वार 2 का ये पूरा कहानी जो था आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि वर्ल्ड वार 1 कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ,
ठीक है, कौन उसकी वजह था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इंटेलेक्चुअल कारण, वर्ल्ड वार 1 के समय हारा कौन, जीता कौन, ठीक है ना, क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद किन किन देशों पर उसका असर पड़ा, विश्व पर क्या असर पड़ा, नए नए देश बने, पुराने देश ख़त्म हो गए, वर्ल्ड वार 2 20 साल बाद फिर से हो गया। तो वर्ल्ड वार 2 का कारण हम लोगों ने बहुत सारा देखा, 10 कारण दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हिटलर का उदय देखा, हिटलर किस तरह से महत्वाकांक्षी बनते चला गया, हिटलर का थोड़ा बहुत शॉर्ट बायोग्राफी हम लोगों ने देखा। हिटलर का हम लोगों ने अंत भी देखा कि कैसा उसका अंत हुआ, सुसाइड करके मर जाता है। मुसोलिनी को हम लोगों ने देखा। जापान का एग्रेशन देखा हम लोगों ने, किस तरह से साउथ एशिया में जापान हर देश पर कब्जा किए जा रहा था। जापान को शांत करने के लिए अमेरिका ने 2 एटम बम गिराया, जापान फिर आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद युद्ध का परिणाम जो था, बहुत सारा परिणाम हुआ। इधर आप लोग को परिणाम आप लोग को बताया गया कि परिणाम जो था विश्व युद्ध का क्या हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरह से युद्ध जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए लाभदायक नहीं है, और युद्ध हमेशा विध्वंस ही लाता है, प्रॉब्लम ही लाता है, एक निराशावादी मतलब क्या लाता है, परिस्थिति को उत्पन्न कर देता है। और युद्ध जो है किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम कामना करते हैं कि आगे चल करके ऐसा कोई विध्वंसकारी युद्ध ना हो, ठीक है। इसमें लगभग 60-70 देशों ने भाग लिया था और इतना लोगों ने भाग लिया। अब जो युद्ध होगा वो इससे भी कई ज़्यादा गुना भयंकर प्रलयकारी होगा। तो हम लोग विश्व युद्ध का चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म कर लिए हैं। फिर आगे यहाँ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय, क्योंकि वो चैप्टर है, बहुत कुछ इसी में से मतलब बता दिए। हिटलर का उदय पढ़ना है, ठीक है। और भी जर्मनी में क्या सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति था उसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और एवरी स्टेप देखेंगे किस तरह से जर्मनी में हिटलर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग को मेरा जो ये लेक्चर है, मेरा जो कोशिश है, मेरा जो ये मेहनत है, आप लोग को पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया है तो कोई बात नहीं है, और मेहनत करके आपके सामने आऊँगा, ठीक है। और हो सके तो होगा मेरे लिए कि अपने वीडियो को और कैसे बेहतर बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग का सुझाव के लिए मेरा जो है स्वागत है। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और हिस्ट्री को सीरियस नहीं पढ़ना है, कहानी के रूप में पढ़ना है, आपको अपने आप याद रहेगा, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, और हिस्ट्री के बाद हम लोग अलग सब्जेक्ट है ना, मतलब हर सब्जेक्ट को इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर सब्जेक्ट को इस साल के अंदर में हर सब्जेक्ट को 9-10 के हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अब विदा लेने का समय हो गया है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।